4 नवंबर को सरबजीत कौर जब ननकाना साहब से अपने आशिक के साथ, जो जिसका नाम नासिर हुसैन है, उसके साथ गायब हो जाती है, फर्स्ट इलीगैलिटी उसने 4 नवंबर या 5 नवंबर को ही कमिट कर ली थी, क्योंकि जो वीजा उसको इशू किया गया था रियासत पाकिस्तान की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी वायलेशन उसने कर ली। अब ये तो स्टैट्यूटरी कैपेसिटी में FIA की डोमेन है कि वो उसको डिपोर्ट करती है अपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स के मुताबिक, लेकिन FIA ने ऐसा नहीं किया। सरबजीत कौर, उसके ऊपर 3 से ज्यादा मुकदमात जो कि फौजदारी नेचर के हैं, उनका इंदराज हो चुका है बठिंडा में, जो इंडिया का जिला है। इसके 2 बेटे हैं, 2 बेटों के ऊपर 8 या 9 से ज्यादा जो फौजदारी मुकदमात है उसका इंदराज हो चुका है। एक रिकॉर्ड याफ्ता खातून को इंडिया की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने कैसे सिक्योरिटी क्लियरेंस दी? क्या इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने जानबूझ के सरबजीत कौर को पाकिस्तान में प्लांट करने के लिए अपनी जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से उनको रिलैक्स किया कि पाकिस्तान के जो सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जा सके? अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेजबान राहील मुआविया। भारत से आने वाली सिख खातून जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल थी और उसका नाम सरबजीत कौर था, वो अचानक से गायब हो जाती हैं। फिर 2 दिन बाद वो एक कोर्ट में पेश होती हैं और एक शख्स के साथ वो मुसलमान होकर निकाह कर लेती हैं। उसके बाद दोबारा से ये जोड़ा कोर्ट से गायब हो जाता है और पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारे और दूसरे सारे ढूंढने में मगन हो जाते हैं कि आखिर वो कहाँ चले गए। और इसी दौरान ये हमारे दोस्त हैं अली चंगेजी एडवोकेट साहब, ये एक हाईकोर्ट में पिटीशन दायर करते हैं कि वो जो भारत से आने वाली सरबजीत कौर है उसको पकड़ा जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको इंटेरोगेट किया जाए और उसको वापस भेजा जाए। बिलाखिर वो सरबजीत कौर जो है वो ननकाना साहब के करीब से एक घर से गिरफ्तार हो गई और गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसको भारत भेजना चाहती है, लेकिन वाघा बॉर्डर से दोबारा वो पाकिस्तान वापस आ गई और इस वक्त दारुल अमान में मौजूद है। आपसे पहले तो ये पूछते हैं जी, वो पाकिस्तान आई, उसने अपनी मर्जी से एक लव मैरिज कर ली, तो क्यों प्यार के दुश्मन बने आप? देखिए, हम वकील हैं, हमने काला कोट पहना है, और प्यार भी अगर होना चाहिए तो वो विद इन द कॉर्नर्स ऑफ लॉ होना चाहिए ना। कि आप देख लें, पाकिस्तान के आली कवानीन के तहत अगर कोई निकाह करता है तो इंदराज निकाह भी होता है, मौलवी साहब भी होते हैं, रजिस्ट्रार भी होता है, वो गवर्नमेंट से ऑथराइज होता है। तो जो प्यार है वो भी विद इन द कॉर्नर्स ऑफ लॉ होना चाहिए, खासकर जब उसमें मुल्की सिक्योरिटी का मामला हो और मुल्की अमन का मामला हो, तो फिर उस मेरे ख्याल में वो लॉ की कंप्लायंस मैंडेटरी है। ठीक है, वो पाकिस्तान आई और पाकिस्तान आके उसने इस्लाम कबूल किया और उसने कोर्ट मैरिज कर ली एक शख्स के साथ, फिर आपको क्या मसला हुआ? मैं केस के फैक्ट्स कुछ बताना चाहूँगा, उसके बाद इस डिटेल में जाएंगे कि हमें क्या मसला हुआ। सरबजीत कौर, जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल या उससे जायद है, वो 4 नवंबर 2025 को 1700 से जायद जो यात्री हैं, सिख यात्री भाई, इंडिया से पाकिस्तान आते हैं। जो सरबजीत कौर को वीज़ा इशू किया गया, वो बड़ा लीगल और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ये समझने की ज़रूरत है। वो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1974 का एक प्रोटोकॉल साइन होता है कि आपने दोनों ममालिक की आवाम ने अगर रिलीजियस प्लेसेस विजिट करनी है तो उस प्रोटोकॉल के तहत आपको वीज़ा इशू किया जाएगा। वो जो वीज़ा इशू किया गया था सरबजीत कौर को, वो नॉन एक्सटेंडेबल था, वो एक्सटेंड हो ही नहीं सकता था। और उसके बाद सिंगल एंट्री वीजा था और कंडीशनल वीजा था। अब कंडीशनल वीजा वो आ गया जो फॉरेनर्स एक्ट 1946 है पाकिस्तान का, उसके जुमरे में। अब कंडीशनल वीजा की बुनियाद के ऊपर सरबजीत कौर के पासपोर्ट के ऊपर या वीजे के ऊपर जो पाकिस्तान वीजा अताशी है उसकी तरफ से जो इशू किया गया, उसके ऊपर 6 गुरुद्वारे मेंशन थे। उन 6 गुरुद्वारों के अलावा सरबजीत कौर या कोई भी यात्री वो उन 6 प्लेसेस से बाहर नहीं जा सकता था। अब सरबजीत कौर पाकिस्तान आती है 4 नवंबर को, 5 नवंबर को निकाह करती है और 6 नवंबर को गालबन वो इलाका मजिस्ट्रेट शेखुपुरा के सामने पेश होती है और एफिडेविट जमा करवाती है जी कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, मैंने निकाह कर लिया। बात यह है कि हमें मजहब से मसला नहीं है, वो उसका फंडामेंटल राइट है अंडर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जो मर्जी मजहब ऑप्ट करे, जिसके साथ मर्जी शादी करे और जितनी मर्जी शादियां करे। लेकिन मेरी कंटेंशन ये थी कि वो खातून जो यात्रा वीजे के ऊपर आई है यात्रा करने के लिए, वो उस वीजे की जो कंडीशंस है उसको वायलेट नहीं कर सकती। 4 नवंबर को सरबजीत कौर जब ननकाना साहब से अपने आशिक के साथ, जो जिसका नाम नासिर हुसैन है, उसके साथ गायब हो जाती है, फर्स्ट इलीगैलिटी उसने 4 नवंबर या 5 नवंबर को ही कमिट कर ली थी, क्योंकि जो वीजा उसको इशू किया गया था रियासत पाकिस्तान की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी वायलेशन उसने कर ली। अब 13 नवंबर को उसका वीजा एक्सपायर हो जाता है। अब
होना तो ये चाहिए था कि ये खातून वापस जाती और अपने वीज़े को एक्सटेंडेबल करवाती और किसी और कैटेगरी में वीज़ा लेती और फिर पाकिस्तान आती, अपनी शहरियत लेती, उसका ये कानूनी हक है। लेकिन जब एक खातून है ही नॉन एक्सटेंडेबल वीज़ा के ऊपर, 13 नवंबर के बाद वो पाकिस्तान में ओवरस्टे है। अब ये तो स्टैट्यूटरी कैपेसिटी में FIA की डोमेन है कि वो उसको डिपोर्ट करती है अपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स के मुताबिक, लेकिन FIA ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी जो हमारी कंटेंशन थी, जो मुहर्रिकात थे इस पिटीशन को फाइल करने के पीछे, वो थे एक तो यात्रा वीज़े का गलत इस्तेमाल ना किया जाए। नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सरबजीत कौर उसके ऊपर 3 या 3 से ज़ायद मुकदमात जो कि फौजदारी नेचर के हैं, उनका इंदराज हो चुका है बठिंडा में, जो इंडिया का ज़िला है। इसके 2 बेटे हैं, 2 बेटों के ऊपर 8 या 9 से ज़ायद जो फौजदारी मुकदमात है उसका इंदराज हो चुका है। एक रिकॉर्ड याफ्ता खातून को इंडिया की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने कैसे सिक्योरिटी क्लियरेंस दी, आप देखें ऑनलाइन रिकॉर्ड है सारा, आप एक इशारे से दूसरे इशारे पे नहीं जा सकते। अगर आपकी बेल कैंसिल हो गई है या आपके ऊपर FIR है तो ये पॉसिबल नहीं है। क्या इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने जानबूझ के सरबजीत कौर को पाकिस्तान में प्लांट करने के लिए अपनी जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स थे उनको रिलैक्स किया कि पाकिस्तान के जो सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जा सके? ये सारी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने माइल किया कि ये पिटीशन दायर करनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दोनों पंजाबों के दरमियान एक सांझ मौजूद है, कल्चर उनका, उनकी ज़ुबान और दूसरे मामलात। लेकिन सरबजीत कौर के इनफरादी अमल की वजह से जो दूसरे पूरी दुनिया के अंदर जो सिख भाई मौजूद हैं वो अपनी फैमिलीज को पाकिस्तान लाने से स्केर्ड हैं, सिर्फ एक इंडिविजुअल एक्ट की वजह से जो कि है ही इलीगल। तो क्या ऐसी खातून के खिलाफ पिटीशन करना कि इसको डिपोर्ट किया जाए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इसने लॉ की वायलेशन की है? तो मेरे ख्याल में ये अच्छा, मुझे ये बताएं कि सरबजीत कौर की वहां पे भी शादी मौजूद थी, वहां उनके हस्बैंड मौजूद थे? बिल्कुल उनकी शादी मौजूद थी। ये बड़ा आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया है। सरबजीत कौर 5 नवंबर को इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश होती है, फिर वो लाहौर हाई कोर्ट में हरासमेंट पिटीशन फाइल करती है कि डायरेक्शन वो लेती है कि पुलिस मुझे अरेस्ट गिरफ्तार ना करे या हरास ना करे। लेकिन दोनों कोर्ट्स के अंदर सरबजीत कौर ने डिवोर्स पेपर तो अनेक्स ही नहीं किए। ठीक है, लेकिन वो जब उसने इस्लाम कबूल कर लिया तो उसका दूसरा मजहब जो है वो बातिल हो गया, उसका पिछला निकाह बातिल हो गया, तो उसने इस्लाम कबूल करके नया निकाह मुसलमानों के साथ कर लिया। अब मुझे ये बताएं कि ये जो नासिर हुसैन है, शेखुपुरा के जो रिहायशी हैं, इसके साथ सरबजीत का जो है ना वो राब्ता कैसे हुआ, कैसे इनका ताल्लुक बना, और ये क्या पहले भी कहीं मिले? देखिए, पहली बात जो आपने की है कि उसका निकाह बातिल हो गया या मनसूख हो गया या तनसीख हो गया। बात यह है कि अगर उसने जो पिछला खामद है उसने बेबी कंसीव किया हुआ, उसके बाद इधर आके वो निकाह करती है, तो आगे वो जो बेटा पैदा होगा इसके अकद में, नासिर हुसैन के अकद में, तो वो बच्चा किसका होगा, उसका होगा या इसका होगा? ये एक लीगल डिबेट है। दूसरी आपने बात की नासिर हुसैन की, क्या क्वेश्चन था? दूसरा मेरा ये सवाल था कि नासिर हुसैन का और सरबजीत कौर का राब्ता कैसे हुआ, ये क्या पहले भी मिले थे? बकौल सरबजीत कौर उनका एक इंटरव्यू मौजूद है जिसमें वो ये कह रही हैं कि 8 साल पहले मेरी सोशल मीडिया पे इनके साथ दोस्ती हुई और उसके बाद राब्ता इस्तवार हुआ। लेकिन एक और चीज़, अजीत अखबार के हमारे दोस्त हैं जर्नलिस्ट मंजे हुए, उन्होंने एक स्टोरी पब्लिश की जो इनका खामन था सरबजीत कौर का, कर्नल सिंह, उसके बिहाफ के ऊपर कि सरबजीत कौर की कुछ नेकेड वीडियोज़ मौजूद थी नासिर हुसैन के पास और वो इनको ब्लैकमेल करता था कि अगर आप पाकिस्तान नहीं आती, आप मेरे साथ शादी नहीं करती, तो मैं ये वीडियोज़ वायरल कर दूंगा। उसके पास कैसे आई? सोशल मीडिया। अच्छा जी, लेकिन ये अजम्पशन है, दैट मैटर मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड। इसलिए हमने लाहौर हाई कोर्ट में महिंदर पाल सिंह साहब जो कि साबका MPA हैं और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक पिटीशन दायर की, उसमें मैं वकालत के और M नवाज शेख साहब वकालत के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे। इस पिटीशन के अंदर हमारी 3 प्रेयर्स थी। एक ये थी कि सरबजीत कौर को अरेस्ट किया जाए क्योंकि सर गुज़िश्ता 1.5 माह से वो गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में मुकीम है और कहाँ रिहाइश पजीर है किसी को नहीं मालूम। दूसरा, अरेस्ट करके पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को हैंड ओवर किया जाए ताकि वो इन्वेस्टिगेट करें क्या सरबजीत कौर के इस कॉन्डक्ट के पीछे जो कि इलीगल है, अनलॉफुल है, उसके पीछे कोई जासूसी का अंसर मौजूद है या नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सलामती वो सबसे पहले है। तीसरी बात यह है कि इसके और इसके खामद के खिलाफ जिसने मुजरमाना एआनत की है इसके खिलाफ मुकदमे का इंदराज किया जाए, एज पर पाकिस्तानी लॉ कार्रवाई करते हुए इसको डिपोर्ट किया जाए। उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और थी कि इस लाहौर हाई कोर्ट में जो हमने पिटीशन दायर की जिसका तज़किरा किया जा रहा है, इसमें फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान यानी कि कैबिनेट डिवीजन को नोटिस किए,
DGFIA को, IG पंजाब पुलिस उनको, पंजाब गवर्नमेंट को, और जो मिनिस्टर हैं मिनॉरिटीज अफेयर्स के, उनको नोटिस जारी किए कि कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जमा करवाएं इस पिटीशन के जो तमाम भी इस्तलाह है उसके मुताबिक। तो नोटिस इसमें हो चुके थे। हालिया अपडेट ये है कि सरबजीत कौर को पाकिस्तान के रियासती अदारों ने अल्हम्दुलिल्लाह उसको अरेस्ट किया है, गिरफ्तार किया है, और उसके बाद अब 2 दिन पहले उसको वाघा बॉर्डर लेके गए हैं कि इसको डिपोर्ट किया जाए। लेकिन इतलात ये है कि उसको पाकिस्तान की इंटीरियर एजेंसी की इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से उसको NOC इशू नहीं किया गया। अब NOC इशू ना करने की सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं, वजूहात हो सकती हैं, और मेरे ख्याल में इंटीरियर मिनिस्ट्री का सरबजीत कौर को NOC जारी ना करना हमारी पिटीशन की जो प्रेयर्स हैं वो भी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि प्रेयर के अंदर हमने जो डिपोर्ट करने की सदा है वो 3rd नंबर पे है। पहले नंबर पे है इसको अरेस्ट किया जाए, पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के हवाले किया जाए फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो स्पाई एलिमेंट है उसको, उसके बाद इंदराज मुकदमा किया जाए, और चौथा ये है कि इसको डिपोर्ट किया जाए। लेकिन जब आप डिपोर्ट ही कर देंगे तो उसके खिलाफ जो मुकदमा तो दर्ज हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कैसे आप करें? अब मुझे ये बताएं कि जिसके साथ इसने शादी की थी, क्या वो भी अरेस्ट हुए हैं या वो भी तहवील में है या वो फिर भाग गए? ट्रू, ही हैज बीन अरेस्टेड। वो भी यस, जी जी बिल्कुल ठीक है। और उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ है? उनके खिलाफ अभी तक मुकदमे का इंदराज नहीं हुआ। अलबत्ता आज या कल हम दोबारा एक पिटीशन 22A/22B की फाइल कर रहे हैं कि हमने डायरेक्टर FIA को इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी थी, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ। तो हम इंशाल्लाह इसके ऊपर करवाएंगे, मुकदमे का इंदराज भी करवाएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताना चाहूँगा, पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत सारे जहाँ नकाइस मौजूद हैं। एक डिफेक्ट का मैं जिक्र करना चाहूँगा कि मैं था महेंद्र पाल सिंह का वकील, मेरी तो कोई दरख्वास्त है ही नहीं सरबजीत कौर के खिलाफ, लेकिन SDPO शेखुपुरा जो फिरोजवाला सर्कल थे, उन्होंने मुझे एक बंदे को भेजा जी कि संधू साहब को नोटिस सर्व करवाएं कि कल 1 बजे पेश हो मेरे ऑफिस में। मैंने कहा जी मैं किस कैपेसिटी में पेश हूँ, मैं तो वकील हूँ, आप तो मुझे बुला ही नहीं सकते। वकील को उसके, हाँ मैं फ्रीक नहीं हूँ उसमें। उन्होंने कहा जी आपने एक दरख्वास्त जमा करवाई है सरबजीत कौर के मुतालिक। मैंने कहा जी मैंने तो कोई दरख्वास्त जमा नहीं करवाई, मैं तो वकील हूँ लाहौर हाई कोर्ट में या दूसरी पिटीशंस में। उन्होंने कहा जी नहीं, लिहाजा वो एक खुद साख्ता दरख्वास्त पुलिस ने जनरेट खुद की, और उसके बाद उसमें मुझे नोटिस भेजे। नोटिस हमने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए हैं, अब देखते हैं क्या बनता है। ठीक है। ये जी वो किस्सा है कि भारत से जो 1700 सिख यात्री पाकिस्तान आए थे, उनमें से एक सरबजीत कौर जिसने स्लिप होकर एक शेखुपुरा के रिहायशी से मुसलमान होकर शादी कर ली थी और उसके बाद वो गायब हो गई थी, वो दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं और ये मामला भी अदालत में पेंडिंग है। दोनों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, कौन सा मुकदमा दर्ज होगा, ये अपडेट आएगी तो हम आपको बता देंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।